हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कैस्केड एम्पलीफायर कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर जो है वो भी एक तरह का कैस्केडेड सिस्टम ही होता है। हम कैस्केड एम्पलीफायर में कॉमन एमीटर फॉलोड बाई कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे, जिसमें कॉमन एमीटर और कॉमन बेस दो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। अगर मैं डार्लिंगटन पेयर की बात करता हूं तो डार्लिंगटन पेयर में आपका ये कैसा है कॉमन कलेक्टर और ये भी कैसा है कॉमन कलेक्टर। देखिए किस तरीके से अगर मैं इसकी एसी एनालिसिस करता हूं तो देखिएगा एसी एनालिसिस के लिए इनपुट आप यहां देंगे, दिस इज योर बेस। ये बेस है आपका, ये आपका बेस हो गया। ये कैसा है, ये है एमीटर। अगर मैं इसे एज अ फर्स्ट ट्रांजिस्टर एज्यूम कर रहा हूं दैट इज Q1 और सपोज कीजिए इसका जो बीटा दैट इज करंट गेन जो है दैट इज योर बीटा 1। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द बेस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, ये Q2 है ना। तो इसका ये बेस है तो ये कैसा हो गया, इसका एमीटर हो गया। और ये क्या है, ये कलेक्टर है इसका और ये इसका कलेक्टर है। तो देखिएगा यहां से एक्चुअली क्या है कि जो डार्लिंगटन पेयर होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है। हम डार्लिंगटन पेयर में एमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं बेस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स the output of first transistor is connected to the input of the second transistor। देखिएगा अगर मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करता हूं, देखिए एसी एनालिसिस में बात करेंगे तो अगर मैं इस सर्किट के बारे में बात करूं तो एसी के केस में ये ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड हो गया दैट मीन्स कलेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। यहां भी कलेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो दोनों ही कैसे हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जब दोनों ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसमें जो इनपुट होता है वो कितना होता है, इनपुट आप देते हैं बेस पे, आउटपुट आप कहां मेजर करते हैं दैट इज योर एमीटर। तो आउटपुट अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो ये, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसका आउटपुट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो जो फाइनल आप आउटपुट मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, इस वाले एमीटर से। तो दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो देखिएगा अब आप चाहे सीरीज में कितने भी, वैसे तो हम जनरली डार्लिंगटन पेयर जब हम दो ट्रांजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तब लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप क्या और आगे कनेक्टेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास सारे कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। इसके आगे आप n नंबर ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। अगर कुछ एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आप 3, 4, 5 n नंबर ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम जनरली नहीं लगाते हैं। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका जो वोल्टेज गेन, अगर आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज गेन जो होता है वो नियर बाय यूनिटी होता है, यूनिटी या फिर लेस देन यूनिटी। देखो आइडियल तो कुछ नहीं होता, एक तो होता ही नहीं किसी का। तो हम क्या कहते हैं, जैसे 0.99 या 0.98 या फिर 0.9 समथिंग, इस तरीके से 0.95, इस तरीके से इसका वोल्टेज गेन होता है। तो जो वोल्टेज गेन क्यों होता, वोल्टेज गेन जो होता है इसका वो काफी कम होता है कॉमन कलेक्टर का। तो अगर कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन काफी कम हो गया, अगर मैं इसके इनपुट इंपीडेंस की बात करता हूं तो इनपुट इंपीडेंस जो है वो इसका हाई होता है। आउटपुट इंपीडेंस की बात करें तो वो इसका लो होता है। ये कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन है। अब सिंपल सी चीज है, कॉमन कलेक्टर अगर सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे तो आप इनपुट जो होगे वो तो यहां दोगे और जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो आप एमीटर से ले रहे होगे, कॉमन कलेक्टर के ही। तो कॉमन कलेक्टर का अगर इनपुट हाई है दैट मींस डार्लिंगटन पेयर का भी इनपुट कैसा होगा, हाई। और अगर कॉमन कलेक्टर का आउटपुट लो है दैट मींस डार्लिंगटन पेयर का जो आउटपुट है वो भी कैसा होगा, लो होगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं कि इसका वोल्टेज गेन इक्वल टू यूनिटी या फिर लेस देन यूनिटी होता है, तो इसके साथ ये और प्लस अगर आपने और भी ऐड किए हुए हैं तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर को जो कि लेस देन 1 है, अगर हम उसे बार बार मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू और कम होती चली जाती है। तो अगर वैल्यू इसकी कम हो जाएगी दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज गेन ऑलरेडी यूनिटी से कम है सिंगल का। अगर आप और ऐड करते रहेंगे तो वोल्टेज गेन ओवरऑल जो भी आपका डार्लिंगटन पेयर है उसका कैसा हो जाएगा, और कम होता रहेगा। तो दैट्स वाई वी डिडंट यूज द n नंबर ऑफ सीरीज ऑफ द
कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जनरली 2 ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब इसका भी हालांकि कम होगा इन दोनों का, जैसे 0.98 इसका है, 0.98 इसका है, तो वो 0.96 0.97 के अराउंड समथिंग आएगा, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो आइडियल केसेस में हम वोल्टेज गेन यूनिटी लेते हैं। लेकिन इसका जो करंट गेन होता है वो कैसा होता है? करंट गेन हाई होता है भाई। करंट गेन कैसा होता है? हाई, वेरी हाई। करंट गेन बहुत हाई होता है। करंट गेन जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपने कितना β1 ले रखा है, इसे अगर आपने β2 ले रखा है, तो अगर इक्विवेलेंट में करंट गेन की बात करता हूं, तो जैसे कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं, बीटा इक्विवेलेंट, तो वो आएगा β1 मल्टीप्लाइड विद β2, है ना। तो ये इस तरीके से करंट गेन फाइंड कर होता है इसका। तो ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया था कि ये किस तरीके से होता है, इसीलिए इसको सुपर बीटा भी कहते हैं। सुपर बीटा सर्किट भी इसको इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि इसका जो करंट गेन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर मैं इसके कैलकुलेशन की बात करूं कि ये किस तरीके से आता है, तो वो आपके लिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको इसका टोटल इक्विवेलेंट जो बीटा है वो कैलकुलेट करना है डार्लिंगटन पेयर का, तो वो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज योर IB1, ये Q1 ट्रांजिस्टर है तो इसका बेस IB1, ये कितना हो जाएगा एज इट इज सेम IC1। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज योर IE1, इसकी अगर मैं बात करूँ दिस इज IB2, दिस इज IC2 एंड दिस करंट इज IE2। तो अगर यहाँ से देखें तो IE1 और IB2 दोनों ही इक्वल है, तो IE1 इज इक्वल टू IB2, दोनों ही इक्वल है। अगर IC2 IB2 में रिलेशन अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से होगा, देखिएगा IC2 की अगर मैं बात करूं तो IC इक्वल टू बीटा IB होता है, तो दैट इज β2 IB2, ये हो गया। तो IC2 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज β2 IB2। IB2 किसके इक्वल है? IE1 के इक्वल है, तो IE1 लिख दिया। अब अगर मैं IE1 की बात करता हूं तो IE1 इन टर्म्स में अगर मैं देखूं IB1 और IC1 के फॉर्म में, तो ये कितना होगा, तो IE1 जो बेसिकली होता है दैट इज योर IB1 प्लस IC1, यही तो होता है। IE की जो वैल्यू होती है दैट इज योर IB प्लस IC, और IB1 प्लस IC1 की जो वैल्यू होती है दैट इज IC इक्वल टू बीटा IB। दैट मीन्स बीटा कौन सा होगा, ये होगा। तो देखिएगा IC1 की वैल्यू कितनी होती है, IC1 आपका होता है दैट इज बीटा IB, तो दैट इज β1 IB1। तो IE1 की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस β1 IB1, ये हो गया। वेयर IC1 कितना है, IC1 इज इक्वल टू β1 IB1, ये आपका IC1 की वैल्यू। तो ये किसकी IE1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, दैट इज योर β2। तो IE1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 प्लस β1 IB1, ये किसकी वैल्यू आ गई, IC2 की। IC1 कितना आ गया, IC1 ऑलरेडी है β1 IB1। तो देख रहे हैं आपने IC1 एंड IC2 इन दोनों की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो IC1 एंड IC2 ये दोनों आपको पता है। अगर दोनों ही आपको पता है तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस एक सर्किट को, जैसे सपोज कीजिए ये दो जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पर कुछ भी लोडिंग इफेक्ट किसी तरह का कुछ है नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स होता है तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं तो उसका लोडिंग इफेक्ट होता है। तो उस केस में आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इसके आउटपुट का काम होगा, वहाँ पर लोडिंग इफेक्ट कुछ ना कुछ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके बारे में तो हम बात नहीं करना है। अगर मैं इस सर्किट को एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करूं तो देखिएगा क्या होगा। ये तो आपका इनपुट रहेगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आप आउटपुट मेजर कर लेंगे, बिल्कुल है। और मैं इसको अगर देखूं तो देखना एक में IC1 एक में IC2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका IC1 प्लस IC2 हो जाएगा। तो सपोज दिस इज योर IC इक्विवेलेंट, तो ये IC इक्विवेलेंट कितना है, IC1 प्लस IC2। तो अब आपके पास दिस इज योर IB1। तो बेसिकली जो करंट गेन होगा वो क्या होता है, करंट गेन आपका जो हो जाएगा दैट इज योर IC इक्विवेलेंट बाय IB1। तो ये बनेगा IC इक्विवेलेंट बाय IB1। तो ये अब बेसिकली अब आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, IC1 और IC2 इन दोनों को ऐड कर दें, तो जो IC इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, दिस इज योर β1
IV1 प्लस β2 1 प्लस β1 IV1, और IV1 आप यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन होके कहां पे आ जाएगा, यहां। तो अब फाइनली आपके पास होगा दैट इज β1 प्लस β2 प्लस β1 एंड β2। तो देख रहे हैं, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ये अब आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपका IC इक्विवेलेंट बाय IV1। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये टोटल है। अब जैसे मैं इसे ले लेता हूं बीटा इक्विवेलेंट, तो बीटा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, इसे मैं बीटा इक्विवेलेंट लिख लेता हूं। तो दिस इज योर बीटा इक्विवेलेंट। तो बीटा इक्विवेलेंट कितना है, ये अब आपका आ गया। तो देखिएगा, अब मैं इसके कंपैरिजन में इनको निग्लेक्ट भी कर सकता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास β1 की वैल्यू जो है वो है 100, और β2 की वैल्यू आप जैसे सपोज 200 ले लीजिए। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये अब आपके पास हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000 हो गया β1 एंड β2। अब वैसे देखें तो ये 100 प्लस 200 प्लस 20,000, अगर ये वैल्यूज हैं और आप इस फॉर्मूले में रख रहे हैं तो देख रहे हैं ये कितना टोटल जाके बनेगा, ये 20,300 समथिंग बनेगा। तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि 20,000 बहुत ज्यादा लार्ज है, उसके कंपैरिजन में इसे निगलेक्ट कर सकता हूं। तो जो बीटा इफेक्टिव या बीटा इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज योर β1 एंड β2, है ना। तो यही बेसिकली हम बताए थे हम आपको कि इसका जो करंट गेन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डार्लिंगटन पेयर। तो डार्लिंगटन पेयर में वोल्टेज गेन तो कम होता है, लेकिन जो करंट गेन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब भी आपको किसी हाई करंट गेन एप्लीकेशंस के लिए जरूरत होगी तो वहां पर जनरली आप किसका यूज करते हैं, वहां पर आप डार्लिंगटन पेयर का यूज करते हैं। और वोल्टेज गेन कैसा होता है, वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी होता है। तो जब वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी होता है तो इसीलिए इसे हम इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसलिए हम किसको यूज करते हैं, इंपीडेंस मैच कराने के लिए, क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो लेस होता है। अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जैसे कि हैं कि अगर मैं इसके BCE इक्विवेलेंट की बात करूं तो देखिएगा, दिस इज योर BBE1 एंड दिस इज योर BBE2। तो अगर मैं इसके BBE इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये और ये देखिए इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जैसे सपोज यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है दैट इज योर BBE1, और ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये कितना है BBE2। तो ये दोनों ही कैसे हैं, सीरीज में। यहां से आप चलेंगे तो कितने में, सीरीज में हो जाएंगे। तो दिस इज योर BBE1 प्लस BBE2। तो देख रहे हैं इस ये जो BBE इक्विवेलेंट है वो आपका कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ रहा है दैट मींस ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो हमारा सर्किट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव, हमारे सर्किट की जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूं तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि उसका जो BCE सैचुरेशन होता है वो लार्ज होता है। तो BCE सैचुरेशन लार्ज होने से क्या हो जाता है, आपको पता है कि जब हम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करते हैं तो पावर डिसिपेशन बेसिकली क्या होती है, IC1 इंटू BCE सैचुरेशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब BCE की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो वहां पर पावर डिसिपेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। इसकी अगर मैं और डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो लो होती है। स्विचिंग स्पीड जो है वो लो होती है इसकी, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी लिमिटेड होती है। तो बैंडविड्थ कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो ये बेसिकली आपका डार्लिंगटन पेयर था। इसको एज एन एम्पलीफायर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिलेटेड जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, जैसा कि मैं हर वीडियोज में दे दिया करता हूं। तो अगर कुछ भी आपका मिस हो गया होगा इसमें तो वो आप वहां से पढ़कर और भी इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।